देखिएगा, बिरसा मुंडा के बारे में आज हमने जो टॉपिक लिया है, ये जो टॉपिक है कंटिन्यू बीपीएससी एग्जाम में हर साल बिरसा मुंडा से लगभग एक क्वेश्चन, पीटी मेंस, जेपीएससी पीटी मेंस में क्वेश्चन और यूपीएससी भी। तो बिरसा मुंडा इतना महत्वपूर्ण क्यों है किसी भी एग्जाम के लिए, और एग्जाम से ज्यादा झारखंड की सोसाइटी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है बिरसा मुंडा? बहुत सोचकर मैंने टॉपिक उठाया आज, ताकि सबको एक साथ टॉपिक को मैं क्या करूं, क्लियर कर दूं। आज जो परिस्थिति झारखंड में बना हुआ, जो कंडीशन आप देख रहे हैं चारों तरफ, जो अभी वर्तमान जो झारखंड की गवर्नमेंट है, इसका नाम है आपका जेएमएम की गवर्नमेंट। और मुखिया कौन है गवर्नमेंट का, बता सकते हैं आप लोग? सीएम कौन है? शिबू सोरेन। बड़ा आपका आकलन बड़ा तेज है, मतलब उसी का बेटा है, कहने का मतलब था। अब पूछेंगे प्रधानमंत्री कौन है, तो मोदी जी के पापा का नाम लीजिएगा। सर उसी का बेटा है। अच्छा ठीक है। देखिएगा, जो हमारी गवर्नमेंट है वो बोलती है, अभी एक वर्ड का प्रयोग करती है, अबुआ राज। मैं यहां से शुरू करूंगा। अबुआ, इसका मतलब क्या होता है? अबुआ राज का मतलब क्या होता है? हमारा अपना शासन, हमारा अपना राज्य। इसका सिंपल सा मतलब समझिएगा, क्योंकि बिरसा मुंडा से मैं इसको जोड़ूंगा, इस टर्म को पहली बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम बिरसा मुंडा, और वही टर्म अभी कहां पे आ रही है? हमारी वर्तमान गवर्नमेंट में आ रही है। जब क्वेश्चन आता है सब कुछ मिला के लिखना पड़ता है। तो जो अबुआ राज है, अपना गवर्नमेंट, अपना शासन, बिरसा ने सबसे पहले अबुआ राज की मांग की थी अंग्रेजों से। जब उन्होंने अंग्रेजों से अबुआ राज की मांग की, मिला तो नहीं, युद्ध लड़ना पड़ा, काफी समस्याएं हुई। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है बार बार बोलती है अबुआ राज है, और अभी समस्याएं क्रिएट हो रही है झारखंड में। अभी झारखंड में जो मेन सेंटर है वह 1932 का खतियान को लेकर चल रहे लोग। कहना है कि जो आदिवासी है उनको उनका हक नहीं मिल रहा, जॉब पे जो कब्जा हो रहा, बाहरी लोग का कब्जा हो जा रहा। तो यहां पहचान करना पड़ेगा कि झारखंड का मूल निवासी कौन है। आदिवासी या गैर आदिवासी मिलाकर के मूल निवासी का एक टर्म ला रही है सरकार, जो 1932 के खतियान पर आधारित होगी। हमारे जो विधानसभा, हमारा सिंगल विधानसभा, हमारे यहाँ विधान परिषद तो है नहीं झारखंड में, वहां से बिल पास करके राज्यपाल के पास भेज दिया गया। उसकी एक प्रक्रिया चलेगी, राज्यपाल है, सेंटर है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो मूलभूत जो बातें हो रही है झारखंड में, इन बातों को पुराने समय से जोड़ के देखा जा रहा है। बार बार बिरसा मुंडा के सपनों को उठाया जाता है। बिरसा मुंडा का ड्रीम क्या था? तो बिरसा मुंडा का ड्रीम था कि झारखंड के लोग झारखंड में बढ़े, आर्थिक रूप से संपन्न हो, राजनीतिक रूप से संपन्न हो और धार्मिक रूप से संपन्न हो। ये तीन रूप से संपन्नता चाहते थे झारखंड के लोगों का। लेकिन आज गवर्नमेंट बनी है, उसी बात पे बनी गवर्नमेंट, बनने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे तो कई चीजें हमें पढ़नी है इसके बारे में। सबसे पहले हम बिरसा मुंडा का इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय, उनके पूरे जीवन का। देखिएगा क्या क्या हमें देखना है, कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं, क्या क्या देखना है। बोर्ड पे दिख रहा होगा। बिरसा मुंडा का जीवन का परिचय के बारे में बात करेंगे आज। एक हम बात करेंगे बचपन के समय के आसपास का परिवेश कैसा था, यह जानना बहुत जरूरी है। आखिर बिरसा मुंडा को पूरी दुनिया याद रखती है, तो क्यों याद रखती है? जब आप बड़े होते हैं तो आपके आसपास कुछ परिवेश बनता, कुछ माहौल होता, और माहौल का असर आपके माइंड पे साफ साफ होता। आप जिस माहौल में रहेंगे आपका व्यक्तित्व तो वैसा ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलते हैं ना, अच्छे बच्चों के साथ रहो, अच्छे बनोगे, खराब बच्चों के साथ खराब बनोगे। बार बार बोला जाता है ना, सुबह घर में जब छोटे थे बार बार ये बात आपको बोला जाता होगा। माँ बोले, पापा बोले, या घर में जो बड़े आपसे बातें करते थे, हमेशा बोलते थे कि वो सही नहीं, उसके साथ मत रहना, वो सही नहीं मत रहना। क्यों? बिगड़ जाओ। हो सकता है आप ही ज्यादा बिगड़ा हो, उसको आप बिगाड़ दो। माता पिता नहीं समझते,
तो माहौल का असर होता, तो बिरसा का जो माहौल था बचपन का कैसा था, इस पे चर्चा करेंगे। अब एक टर्म आपको दिख रहा, उलगुलान। उलगुलान का मतलब सीधा है क्रांति, हिंदी वर्ड उसका रेवोल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो बिरसा का उलगुलान, बिरसा ने जब अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, जो लड़ाइयां लड़ी, वही बिरसा का क्या है, उलगुलान। इस उलगुलान को दो चरण है, दो पार्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये काफी लंबा पार्ट है, दोनों को पढ़ने में हमें टाइम लगेगा। अब एक है, यहां पे मिस्टेक है, आंदोलन का परिचय नहीं होगा, यहां पे आंदोलन का परिणाम होगा कि आखिर इतना बड़ा युद्ध लड़ने के बाद इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला। तो आप जब भी पढ़ते हैं सीएनटी एक्ट वगैरह पढ़े हैं ना, या सुने सीएनटी के बारे में ना, उसी का परिणाम है सीएनटी एक्ट, बातें करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे गांधी और बिरसा के बीच में समानताएं और असमानताएं, क्या समानताएं थी दोनों के बीच में और क्या समानताएं थी दोनों के बीच में। देखिएगा क्या है यहां पे, जो बिरसा मुंडा है एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा पर्सनालिटी है, इनका जो पीक होता है, पीक बना करके भारत के पार्लियामेंट के जो सेंट्रल हॉल है उसमें रखा गया। समझ में आ रहा कितना बड़ा बात है। इनकी मूर्ति को पार्लियामेंट के जो ग्राउंड है अंदर में, उसके अंदर इनकी मूर्ति स्थापित की गई है। अब झारखंड का चौराहा भूल जाइए, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ जो संविधान है, जो जहां मंदिर है भारत का संवैधानिक मंदिर यानी पार्लियामेंट, वहां पे इनकी मूर्ति को स्थापित की गई। तो व्यक्तित्व की बात है। आपका हमारा तो कोई कहीं भी फोटो नहीं लगाता, हाँ कोई पर्सनल होगा जो आपका डीपी में लगा देता होगा कभी कभी, हैप्पी बर्थडे, दोस्त है, भाई है, पिता है, उसके अलावा कोई लगाता है? कोई और ज्यादा पर्सनल होगा तो एक गाना जोड़ के लगा देता हो, यही कर सकता है ना, उससे ज्यादा तो नहीं होता। क्यों सुधांशु, सही है गलत? गलत। कोई नहीं लगाया आज तक, मैंने लगाया था भाई, तेरा गाना लगा के लगाया था, ठीक है। अब देखिएगा, तो हम बिरसा मुंडा के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। यहां से क्या था इनका जीवन, क्या था परिचय। तो बिरसा मुंडा का जो जीवन था बड़ा सरल जीवन है। एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ, और गरीबी इतनी कि आप सोच नहीं सकते। इनको पालना इनके माता पिता के लिए पॉसिबल नहीं था, तो कभी मौसी के घर, कभी चाचा के घर, कभी यहां वहां भेज दिया जाता था। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थल है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जन्मस्थल और जन्म, ये दो डेट। जो जन्म की बात करते हैं बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था, अब हम पूरा का पूरा इसी बोर्ड पे काम करेंगे, ठीक है, मैंने कुछ टाइप नहीं किया इसके अलावा। जन्म देखिएगा यानी बर्थ। हम इनका जन्म देखते हैं, कोई बता सकता है? ये डेट इनका जन्म का है, और झारखंड का जन्म का डेट भी 15 नवंबर 2000 है। यानी झारखंड की मांगे जो आ रही थी, झारखंड जब बना, उसको झारखंड को डेट कब किसके नाम पे दिया गया? बिरसा मुंडा के जन्म। तो कुछ विशेष था बिरसा मुंडा झारखंड के लिए। अब बिरसा मुंडा का जन्म को लेकर के काफी विवाद है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रश्न आता है पीटी में, या कुछ आपको लिखने के लिए आता है, तो आपको इसी डेट के साथ जाना है, क्योंकि यही सर्वमान्य है। बिरसा मुंडा के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। तो एक अनपढ़ व्यक्ति अपने पुत्र का ईसाई कैलेंडर, जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से जन्मदिन याद करना पॉसिबल है? कई लोग ऐसे हैं आज के भी डेट में जिनको अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, क्योंकि माँ बाप पढ़े नहीं थे, उनको याद नहीं होगा, या याद भी होगा लिख के नहीं रखे, भूल गए। हॉस्पिटल में जन्म लिया तो पेपर तो होगा, लेकिन घर में जिन्होंने जन्म लिया उनका डेट ऑफ बर्थ भूल जाते हैं। तो क्या डेट ऑफ बर्थ उनका हो जाता है? जो मैट्रिकुलेशन में जो डेट ऑफ बर्थ होता है, अब उसी में केक काटेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे। यह है कि नहीं सच्चाई? सब कुछ उसी के अनुसार होता है। तो बिरसा मुंडा का जो माता पिता को इनका डेट याद नहीं था, इतना याद था कि इनका जन्म एक भादो होता है। भादो समझते हैं हिंदी में? सावन भादो। भादो महीने में बृहस्पतिवार को, थर्सडे को इनका जन्म हुआ। अब हम निकालते हैं इसी के आधार पे, तो डेट क्या आता है? 15 नवंबर आता है। अब बिरसा मुंडा ने जहां पढ़ाई की थी, एक
मिशनरी स्कूल में पढ़े थे, गए थे मिशनरी स्कूल में। वो बिरसा मुंडा का जन्म तिथि बताता है 1872, ये बताता है। 3 साल का अंतर है। हॉफमैन है, कई राइटर हैं, सब अलग अलग बताते हैं, लेकिन हम किसको मान के चलते हैं? हम मान के चलते हैं 1875 वाला को एक्यूरेट। और दूसरी बात है कि जो सरकारी दस्तावेज हैं उस समय के, जो बिरसा मुंडा के जन्म के बारे में बताते हैं, वो भी बिरसा मुंडा के जन्म के बारे में बताते हैं कि उनका जन्म हुआ था 1872 के आसपास। क्योंकि बिरसा मुंडा ने जो अपनी लड़ाई शुरू की थी, वो शुरू इन्होंने की थी 1895 में। इन्होंने अपनी युद्ध को शुरुआत किया। मात्र 20 वर्ष में उन्होंने वो काम कर दिया जो बड़े बड़े लोग तमाम उम्र नहीं कर पाते। 20 वर्ष। और मुझे यकीन है यहां पे कोई भी 20 वर्ष से कम का नहीं होगा, है ना? कोई है कि 20 वर्ष से कम है? नहीं है। तो जब 20 वर्ष में ही इन्होंने क्या किया, अपना नाम, एक छाप छोड़ दिया और दुनिया के लिए भगवान बन गए। तो उम्र काफी नहीं है, बहुत उम्र हो ये काफी नहीं है। काफी कम उम्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। विवेकानंद, काफी कम उम्र में उनका देहांत हो गया, लेकिन आज विवेकानंद को पूरा भारत, पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने जो भाषण दिया था, वो भाषण को पूरी दुनिया स्पीच को उनका याद करती है। तो उम्र से कुछ नहीं होता, काम से होता है। कोई 21 साल की उम्र में आईएएस बन जाता है, कोई 29 साल की उम्र में आईएएस बनता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी सोच, आपकी लगन और आपकी मेहनत कितनी है किसी भी चीज को। अगर जिस चीज को ठान लोगे वो चीज मिलेगा। बिरसा ने इसको सिद्ध किया। आपने अगर कोई चीज को ठाना है, आपको भी जरूर मिलेगा, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। बिरसा ने मेहनत करके दिखाया। लोग जुटे बिरसा के साथ। तो ये था जन्म। जन्म कब है बिरसा का? ये जन्म है। तो जन्म होगा तो जन्म के लिए 2 लोग चाहिए। एक कौन चाहिए? माता। एक कौन चाहिए? पिता। कोई बता सकता है इनके पिता का नाम? चलिए, राइट। क्या नाम था पिता का नाम? सुगुना। सुगुना मुंडा। और माता का नाम? करनी। करमी। 2 नाम मिलेगा, ये दोनों नाम मिलते हैं, करमी एंड कदमी। कहीं कहीं कदमी और कहीं कहीं करमी। तो आपको जो दिख जाए उसके साथ आपको चले जाना। गरीब थे लोग। अब इनका जन्मस्थल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि इनका जन्मस्थल कहां पे है, इनका जन्म कहां पे हुआ। अब जन्मस्थल को लेकर काफी समस्याएं हैं। बिरसा मुंडा के जो लोक गीत है, आज भी बिरसा मुंडा के नाम पे गीत गाया जाता है। जैसे हलेंद्र बाबा के नाम पे गीत गाया जाता है, गाते हैं ना? नहीं सुने हैं शिव चर्चा? वैसे बिरसा मुंडा का भी गीत गाया जाता है। उन गीतों में इनके जन्मस्थल को कहीं और दिखाया गया है। सरकारी दस्तावेज इनके जन्मस्थल को कुछ और दिखाते हैं। और जो इनका मेन जन्मस्थल है, जिसपे हमें बात करना है, कोई बता सकता है? उली हातू, ये प्लेस है। उली हातू जो है कहां पे है? अभी किस जिला में पड़ता है? चलिए, खूंटी। किस जिला में है? खूंटी। प्रमंडल कौन सा है? खूंटी। खूंटी प्रमंडल। और प्रखंड कौन सा है इसका? प्रखंड का इसका नाम है, मैं देख लेता हूं एक बार, अड़की। अड़की प्रखंड, याद रखिएगा। ये जिला है और ये क्या है आपका? प्रमंडल। एक और क्या है आपका? प्रखंड। ये पूरा का पूरा। कुछ भी पूछ सकता आपसे कि किस जिले में जन्म हुआ, प्रखंड का नाम क्या था और प्रमंडल का नाम क्या था। तो यहां पे इनका जन्म हुआ। इसको इसलिए हम लोग मान के चलते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, जैसे फादर हॉफमैन एक व्यक्ति है, फादर हॉफमैन, इन्होंने बताया बिरसा मुंडा का जो जन्म है ये हुआ चलकद में, एक प्लेस है वहीं पे। इसको हम लोग गलत मान के चलते हैं। बिरसा मुंडा का जो गीत है, उन गीतों में, या लूथर मिशन जहां पे ये गए थे पढ़ने, ये इनका जन्म को बताते हैं। एक प्लेस है, उसका नाम है बम्बा। क्या नाम है प्लेस का? बम्बा। तो हम ये सबको मानकर नहीं चलेंगे। इनकी संभावनाएं हैं, इन्होंने संभावनाएं व्यक्त की है। किसी का जन्मस्थल कहां हो सकता है, इसके लिए सबसे अच्छा बात है उसके माता पिता कहां रहते हैं, उसके माता पिता का गांव कहां पे है।
तो बिरसा मुंडा के माता पिता का गांव कहां पे है? उलीहातू है। तो सबसे अच्छा टर्म क्या मिला जन्म को लेकर के, स्थल को लेकर के? उलीहातू। जिसका बेटा, वही तो सही बताएगा कि बेटे का जन्म कब हुआ। वो जहां पे रहते हैं वही तो पता चलेगा। और इस उलीहातू से कई चीजें मिलती है। आज भी इसके जो परिवार है, फैमिली के लोग हैं, आज भी कहां बसे हुए? उलीहातू में। आज भी उलीहातू में। तो कोई डाउट है जन्म को लेकर के, जन्म स्थल को लेकर के? अब फादर हॉपमैन को बोलने दीजिए, बिरसा मुंडा के जो गीत है उनको बोलने दीजिए, या जो लूथर मिशन है वो अलग बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपको नहीं पूछेंगे, थोड़ी सी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। पीडीएफ पे आपको सब मिलेगा जितना मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब बिरसा, जैसे मुंडाओं की जब आप पढ़ेंगे इतिहास को, तो मुंडा बाहर से आकर बसे। तो उलीहातू में मुंडा का कौन सा परिवार सबसे पहले बसा? तो हम इनके थोड़ा सा बात करेंगे पूर्वज के बारे में। पूर्वज समझते हैं ना, क्या होता है पूर्वज? पूर्वज क्या होते हैं बताइए। हर्ष, पूर्वज कौन है? अच्छा, कौन होते हैं वो? जो आपकी पीढ़ी, उसके आगे की पीढ़ी, उसके आगे की पीढ़ी, वही पूर्वज कहलाते हैं। तो ये जो पूर्वज थे इनके, तो यहां पे एक पहला जो इनका पूर्वज का नाम आता है चुत्तू मुंडा। क्या नाम है? चुत्तू मुंडा। एक और नाम है नागू मुंडा। ये दोनों कहीं से आकर के बसे थे खूंटी में। कहां बसे? खूंटी के एक प्लेस है जिसका नाम है मरंग, मरंगदाहा। यानी झारखंड में सबसे पहले इनकी फैमिली की शुरुआत कहां से हो रही है? खूंटी के मरंगदाहा से। अब मरंगदाहा में बसे। पहले का सिस्टम आप जानते हैं कि खेती कर रहे हैं, जब तक खेत सही है खेती किया, फिर वहां से निकल गए। इनका खेत कैसा था? इनका खेत सिस्टम जानिएगा, सिंपल सा था कि सब मिलकर के लकड़ियां काटकर जंगल साफ करते थे, खेती करते थे। खूंट कट्टी कहते थे उस खेतों को। खूंट कट्टी व्यवस्था में क्या होता था कि उस पर सामूहिक अधिकार होता था। अब फिर उपज नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? कहीं और चले जाएंगे। अब यहां से एक इनके फैमिली में एक हुए, उनका नाम था मंझिया। क्या नाम था? मंझिया मुंडा। देखिएगा, पूरा डिटेल बता रहा हूं परिवार का। मंझिया मुंडा के नेतृत्व में एक परिवार आके बस गया, उसको बोलते हैं मांझी डी गांव। ये उन्होंने बसाया। तो यहां से निकल गए, कौन सा मुंडा निकला? मंझिया मुंडा। अब यहां से भी फिर निकल गए ये परिवार, और यहां से निकल कर ये लोग आ गए, एक जगह था जिसको बोलते हैं उलीहातू। उलीहातू नजर आया था? तो उलीहातू आने वाला कौन व्यक्ति है? यहां से उलीहातू आने वाले व्यक्ति हैं साका। साका नहीं है, राका है। राका मुंडा, राका मुंडा आकर बसे, और साथ में एक और थे लाका। ये दोनों आए। देखिए नाम है, टेंशन मत लीजिए। अब क्या कीजिएगा, पारिवारिक डिटेल है। आपके पूर्वज का नाम जाएंगे ना, इस पे कैमरा कीजिएगा इन पे। आपके पूर्वज का नाम पूछेंगे ना, तो लास्ट में पता है 2-3 पूर्वज के बाद नाम भी आपको याद नहीं होगा। दादा का नाम याद है? नहीं, दादा का नाम याद है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको, नाम नहीं बताना। दादा का नाम है, याद है? दादा के पापा का, उनके पापा का? पूर्वज ही खत्म, पूर्वज डिस्ट्रॉय हो गए यहां से। ये तो इन्होंने ऐसा काम किया कि इनके पूर्वज का नाम हमें पता है। आप ऐसा काम करोगे, आपके पूरे जीवन की कुंडली निकल जाएगी, पूरा पूर्वज का नाम निकल जाएगा। कितने लोगों को कितने पीढ़ी तक याद है? कोई ऐसा है जो 4-5 पीढ़ी याद रखा है? कोई और? कौन कौन पीढ़ी का नाम बताइए। उनके पिताजी के नाम सितंबर सिंह। सितंबर सिंह में 3 लड़के थे, सितंबर सिंह, रघु सिंह और उनके बाद राघव सिंह। उसके ऊपर उसके जो पिताजी थे उनका नाम था रामलोक सिंह। रामलोक सिंह जो रामलोक सिंह के पिताजी थे, रामलोक सिंह, रामयार सिंह, उनकी एक बहन थी ना,
सुगिया देवी। और उसके ऊपर, चलिए काफी याद है, बहुत अच्छी बात है, खानदान याद रखा उन्होंने। ये जमीन का पेपर निकाले होंगे कभी, इन्होंने कभी जमीन का पेपर निकाला होगा कि मेरे परिवार के नाम पे कितना खेत है, जानकारी मिल गया। हाँ वही वही जमीन का पेपर, ऐसे नहीं होता। मुझे भी जानकारी नहीं थी, मैंने जब जमीन का पेपर निकाला तब मुझे सबकी जानकारी हो गई। चलिए चलिए हल्ला मत कीजिए, आगे देखिएगा। अब देखिएगा, उलिहातू में एक व्यक्ति का जन्म होता है, उलिहातू में एक व्यक्ति का जन्म होता है, इसका नाम था लकारी मुंडा। नाम सुनिए, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लकारी मुंडा से आपको याद रखना है। इसका जन्म कहां हुआ? उलिहाती में। यही बिरसा मुंडा के दादा है। ये कौन है? बिरसा मुंडा के दादा। देखिए पूर्वज चुतू मुंडा कहां से घूमते 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 कहां के बसे लास्ट में? उलिहातू में। और उलिहाती में किसका जन्म हुआ है? लकारी मुंडा का। लकारी मुंडा क्या है? बिरसा मुंडा के दादा है। बुक्स में नहीं मिलेगा, बहुत रिसर्च करना पड़ा इसके लिए। आगे देखिएगा, अब हम कहां से शुरू करेंगे इनका जीवनी को? लकारी से। लकारी, अब देखिएगा हम इनका वंशावली बनाते हैं। अभी वंशावली का बात किया ना आपने, लकारी मुंडा। तो लकारी मुंडा में हम निकालते हैं कुछ ब्रांचेज। एक है लकारी मुंडा का बेटा जिसका नाम क्या है? कानू। क्या नाम है? कानू मुंडा। सुगना मुंडा का नाम आया था, और एक नाम क्या है? पसना मुंडा। देखिएगा, लकारी मुंडा के कितने बच्चे हुए? 3 बच्चे। कौन कौन है? कानू, सुगना और ये। अब सुगना मुंडा के 5 संतान, 2, 3, 4, 5। ये जो चौथा नंबर है, ये चौथा नंबर पे कौन था? बिरसा। तो याद रखना है, बिरसा भाई बहन में कितने नंबर पे थे? कितने नंबर पे थे? 4 नंबर। और इनसे कितने बड़े हो गए? 3। तो एक बड़ा हुआ जो इनका, उनका नाम था कोंता। बिरसा के बड़े भाई का नाम क्या है? कोंता मुंडा। उसके बाद जो थे उसका नाम क्या था? दस्करी। और उसके बाद का नाम क्या है? चंपा। तो चंपा क्या हो जाएगी? बहन। और उसके बाद लास्ट में क्या है? पौलुस। तो बिरसा मुंडा की बहन का नाम याद कर सकते हैं आप लोग? याद रहेगा, डिटेल मिल जाएगा, सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मेंस भी बनेगा, पीटी भी बनेगा। और एक बार मैंने पढ़ा दिया तो पूरा का पूरा आंसर आप बहुत इजी लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर फिर आपको सर कराएंगे। एक्चुअली में ये टॉपिक था, सर का ही पार्ट है, जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा इस टॉपिक को कर लिया जाए, टाइम है आज तो। अब देखिएगा, बिरसा मुंडा गरीब थे, गरीबी से परेशान थे, इधर उधर भटक रहे थे, बकरी चराते थे, पशु चराते थे, उससे जीवन का कुछ ठीक था। लेकिन कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए जो कुछ बड़ा काम करे। मैं नहीं बोलता बहुत नॉलेज होना चाहिए, बट थोड़ा तो एजुकेशन होना चाहिए ना। तो इनका एक अगला सवाल आता है कि इनका एजुकेशन कहाँ हुआ, इनका शिक्षा कहाँ हुआ। जब इनके शिक्षा के ऊपर हम आते हैं तो सबसे पहले, किसी को आइडिया है इनके एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में? कोई थोड़ा बहुत बता सकता है एजुकेशन? रंजित, कहां पढ़ाई हुई थी इनकी? चाईबासा। जी बताइए। व्यक्ति का नाम था जयपाल नाथ, प्रारंभिक वहीं पे आपने बोला प्रारंभिक फर्स्ट, खुद का स्कूल था वहाँ पे। प्रारंभिक शिक्षा क्या बोला आपने? जयपाल नाग। इनका खुद का स्कूल था, क्या नाम था स्कूल का, बता सकते हैं? सलगा। स्कूल का नाम क्या था? सलगा। चलिए, बहुत अच्छा बताया उन्होंने, काफी डिटेल से बताया। शुरुआती शिक्षा जो बचपन में शिक्षा दी जाती है, जो क ख ग सीखते हैं सब कोई, तो शुरुआती शिक्षा जो उनका हुआ वो हुआ सलगा गांव, सलगा स्कूल में। और ये कहां पे था? खूंटी में ही था। और टीचर का नाम क्या था इनका? जयपाल। ये पूरा नाम है जयपाल नाग। टीचर का नाम क्या था? जयपाल नाग। तो जयपाल नाग ने इनको शुरुआती शिक्षा दी। ये काफी तेज थे पढ़ने में, जैसे आप लोग हैं, है ना? चलिए, हंस रहे सब, नहीं आप लोग तेज? अच्छा, थैंक यू। चलिए, ओके। मतलब, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, तो जो टीचर को समझ में आता कौन बच्चा तेज है और कौन बच्चा तेज नहीं है। टीचर सब समझता है,
थैंक यू बोलने से काम नहीं चलता, टीचर को सब पता होता है। तो टीचर को जब पता होता है तो टीचर क्या करते हैं, विशेष फोकस कर देते हैं जो बहुत ज्यादा तेज होता है, करता है ना, और रिजल्ट दे देता है बच्चा। तो ये भी बच्चा पढ़ने में तेज था, टीचर ने बोला कि इसको थोड़ा ऊपर भेजिए पढ़ने के लिए। अब यहां से ऊपर पढ़ने के लिए इंग्लिश पढ़ना होगा, तो इंग्लिश कहां पढ़ाई होती थी, मिशनरीज में, मिशनरी स्कूल होते थे जो बाहर के स्कूल आते थे। तो इनको पढ़ने के लिए आगे भेजा गया, इनको शिक्षा के लिए चाईबासा। कहां गए ये, चाईबासा मिशनरी स्कूल में गए। यहां पे इन्होंने पढ़ना शुरू किया, 1886 में इनको भेजा गया और 90 तक लगभग यहां पे रहे, 90 तक रहे। इस स्कूल में क्या सिखाया जाता था सुनिए। ऐसे बिरसा का बचपन में ही, बिरसा के पिता ने, पूरे परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया था, ठीक है। और बिरसा का जो बचपन का नाम था वो दाऊद था, ईसाई धर्मांतरण के बाद पढ़ा था, इसी कारण इसको मिशनरी स्कूल में लिया गया, वरना मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। अब यहां पे इनको जो शिक्षा दी जा रही थी वो दी जा रही थी बाइबल की शिक्षा। बाइबल पढ़े, बाइबल को समझे, बाइबल ही सब कुछ। और देखा जा रहा था कि उन लोगों को उनकी जमीनें वापस कर दी जा रही थी जो ईसाई धर्म को अपना रहे थे, या उनको अलग से कुछ व्यवस्था, उनके परिवार को व्यवस्था दी जा रही थी। बिरसा को समझ में आ गया इस स्कूल में कि जो मिशनरीज हैं इनका एक ही काम है, शिक्षा दो, इनकी संस्कृति को नष्ट करो, इनके धर्म को नष्ट करो। जैसे इनका धर्म नष्ट हो जाएगा ये तो हमारे कंट्रोल में ही रहेंगे। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो हेड थे इसको, उसका नाम था फादर नॉटरेट। क्या नाम था, फादर नॉटरेट। फादर नॉटरेट की इन्होंने बुराई की, आलोचना की, बदले में इनको स्कूल से निकाल दिया गया। तो ये वापस आ गए, स्कूल से बाहर हो गए, कुछ तो सीख ही चुके थे। अब आगे इन्होंने अपनी शिक्षा, एक और व्यक्ति है जिनका नाम है आनंद पाण, या कहीं कहीं पांडे लिखा हुआ, तो पांडे नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, आनंद पाण पढ़ना। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म भगवान विष्णु का जो धर्म है, हिंदू धर्म, रामायण महाभारत गीता का पाठ करते थे, और थोड़ा बहुत रामदेव बाबा जैसा इनके पास ज्ञान था। कौन सा ज्ञान, योग, दवा बनाना, आयुर्वेदिक चीजें करना ज्ञान था। तो इन्होंने आगे की शिक्षा किससे ली, आनंद पाण से। इन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ा और वैष्णव धर्म को अपना लिया, और पूरी तरह से जो इनको शिक्षा मिल गई, भाई साहब आपको कौन सा धर्म अपनाना, बौद्ध, तो सो क्यों रहे, वो फोटो लीजिए उनका जो सो रहा है, देखिए पानी पी रहे हो, देखिए। तो आनंद पाण ने इनको शिक्षा दी, तो आनंद पाण भी गुरु हुए। तो 3 जगह एजुकेशन मिला इनको, प्राइमरी आपका मिशनरीज में, और कहा धार्मिक रिलीजियस शिक्षा मिला, एजुकेशन मिला यहाँ पे। इस शिक्षा में उनको एक चीज सबसे अच्छा क्या मिला, इलाज करना। और उस समय प्रकोप था हैजा का, उल्टी होता था, लोग मर जाते थे। इन्होंने सीख लिया, लोगों का इलाज करने लगे, इलाज करने लगे। मान के चलिए उस समय डॉक्टर नहीं थे, एक्सरे मशीन नहीं था, बीमारी पकड़ में नहीं आती थी, और मान के चलिए आप बीमार पड़ी, आपको स्नेहा ने ठीक कर दिया, वो बीमार पड़ी, स्नेहा ने ठीक कर दिया, सोनी बीमार पड़ी, स्नेहा ने ठीक कर दिया, आप लोग सब पीछे बीमार पड़ गए, सब टोटल पूरा क्लास बीमार पड़ गया, इसने आयुर्वेदिक दवा से सबको ठीक कर दिया, और सब फ्री में कर रही थी, मुफ्त में। तो क्या आप लोग इसके अनुयायी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। तो सभाएं होने लगी, लोग आने लगे। अभी जैसे एक फेमस है बागेश्वर धाम बाबा, अब जो है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लोग जा रहे हैं, उनका कष्ट मिट रहा, तो लोग जा रहे हैं, फेमस हो गए, भीड़ हो रहा। बागेश्वर धाम भी न्यूज में चल रहा, राहुल गांधी नहीं न्यूज में चल रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा, कौन चल रहा है, बागेश्वर धाम। मीडिया को चाहिए कि राहुल गांधी की खबर को साइडलाइन करके कुछ ऐसी खबरें दिखाई जाए जो चले। सब खबरें क्या होती है ना, प्रायोजित होती है, टीवी पे दिखने वाली, उसमें नहीं जाना ज्यादा, हमें झारखंड में रहना, आज झारखंड की बातें कर रहे हैं। तो अब वहां पे क्या हुआ, लोगों का भीड़ लगने लगा, लोग जुटने लगे, फेमस हो गए। और फेमस हो गए तो उनको एक चीज समझ में आ गया, ये जो धर्म है, सबसे पहले लोगों को धार्मिक से जोड़ो,
धर्म के साथ जोड़ो, अपने आप वो समाज से जुड़ जाएंगे। ब्रिटिश का काम क्या था? तोड़ना, रिलीजियस को तोड़ना। इनको समझ में आ गया। अभी जिस परिवेश में बड़े हो रहे थे, अब हमें उस परिवेश के, जो हमारा सेकेंड टॉपिक था, उसमें क्या था? हमारा सेकेंड टॉपिक क्या था? इस परिवेश के बारे में बात करना था, बचपन के आसपास का परिवेश। तो आप सोच सकते हैं परिवेश कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अक्सर देखेंगे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया, बचपन से उसको क्या माहौल मिला? डॉक्टर का। आईएएस का बच्चा आईएएस बन जाता, नेता का बच्चा नेता बन जाता, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बन जाता। मैं नहीं बोलूंगा प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता, कई ऐसे देश है जहां बन ही जाते। नेहरू जी की बेटी प्रधानमंत्री बन गई, माहौल मिला उसको प्रधानमंत्री बनने का। इंदिरा गांधी का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, माहौल मिला। तो एक माहौल बहुत कुछ कहता है। तो इनके माहौल पे जब हम बात करेंगे तो देखते हैं सबसे बड़ी चीज, हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे। कहां चलेंगे? हम चलते हैं 1764 में। सबसे पहले यहां कुछ खास था? चलिए, बैटल ऑफ बक्सर यहां पे हुआ, बक्सर का युद्ध। और उस समय जो बंगाल था, उस समय का जो बंगाल था, इसी बंगाल में कई चीजें शामिल थी। आज का जो आप बांग्लादेश देखते हैं, आज का बांग्लादेश, आज का पूरा बंगाल, पूरा का पूरा असम, है ना, पूरा का पूरा बिहार, और कौन? झारखंड। ये सब किसमें थे? टोटल बंगाल में थे। और जब अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले इनका जो सिस्टम था कुछ अलग था। जंगल में इनका अधिकार था, जंगल इनका होता था। ये किसी को रेवेन्यू टैक्स वगैरह नहीं देते थे, खेती करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। जब 1764 में अंग्रेजों ने भारत के तीनों बड़ी शक्तियों को पराजित किया, आपको पता तीनों बड़ी शक्तियां कौन थी? कोई है बता सकता है यहाँ पे? जी बताइए। जी सुजाउद्दौला, ठीक है, और मीर मीर कासिम। तो मीर कासिम बंगाल के नवाब बजे, सुजाउद्दौला अवध के नवाब, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। ये तीनों ने को एक साथ हरा दिया गया। यानी इंडिया का सबसे सर्वशक्तिमान, सबसे ताकतवर कौन हो गया? और इनके साथ अंग्रेज हो गए। इनके साथ एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। और उसके बाद बंगाल जो था, बंगाल का जो टैक्स लेने का पूरा भार किसने संभाल लिया? ब्रिटिश ने संभाल लिया। और उसी में कौन प्रांत आ रहा था आपका? झारखंड। तो अब ये झारखंड तो आएंगे ना, तो झारखंड आएंगे तो मैप आपको दिख रहा होगा, नीचे सिंहभूम है। सिंहभूम के रास्ते ये झारखंड आए। 64 में युद्ध जीता और 66 के आसपास से झारखंड में प्रवेश किए। 66-67 में झारखंड में प्रवेश किए। जब 67 में झारखंड में आ गए, इन्होंने यहां पे टैक्सेशन का काम शुरू कर दिया। और जो आदिवासी फ्री जीवन जीते थे, उनके जीवन को बाधित कर दिया। इस कारण से, ध्यान दीजिएगा, इस कारण से कई जनजातीय विद्रोह हुए। आपने पढ़ा सिद्धू कानू विद्रोह? कई विद्रोह हुए, क्योंकि जनजातियों का दखल था। मुंडा एक विद्रोह हुआ बाद में, काफी बाद में। एक बड़ा विद्रोह हुआ, थोड़ा संगठित विद्रोह हुआ। इससे पहले जो विद्रोह थे संगठित नहीं थे। आप इससे पहले आप देखेंगे 1857 का युद्ध भी हुआ ना, काफी हैवी। तो काफी समय से जो माहौल बन रहा था, उस माहौल में ये लोग और गरीब होते जा रहे थे। सही से कपड़े नहीं, सही से खाने को नहीं, बच्चों को एजुकेशन नहीं, जंगल पे अधिकार नहीं। तो अब ये आ गए, तो टैक्स लेने के लिए उन्होंने क्या किया? एक डेट आपको याद होगा, 1793, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, अस्थाई बंदोबस्त लाया। इसमें इन्होंने एक नया वर्ग खड़ा कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं? लैंड लॉर्ड, यानी जमींदार वर्ग को खड़ा किया। अब जमींदार शोषक प्रवृत्ति के थे, और ज्यादातर लोग झारखंड के क्षेत्र में जमींदार जो थे गैर आदिवासी ही थे, याद रखिएगा। तो आदिवासी का दर्द गैर आदिवासी जमींदार समझेगा? नहीं समझेगा। जब नहीं समझेगा तो क्या होगी? समस्याएं होगी, और इनका पूरा जीवन क्या होगा? धराशाही होगा। और एक और एक्ट आया, जिसके हम, एक आया जंगल कानून, फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, जंगल कानून।
जंगल कानून जो आया था इनका, ये आया था 1842 में। कब आया? 1842 में। जंगल के अधिकार को छीन लिया गया। आज हमारी गवर्नमेंट आज भी इनको जंगल पे अधिकार देती है। जंगल के जो गौण उत्पाद है, जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, ये अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं बिना टैक्स दिए। चीजों को बेच सकते हैं बिना टैक्स दिए, है ना इनको अधिकार आज भी। उस समय सारे अधिकार जंगल एक्ट बना करके इनसे छीन लिए गए। एक आया लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन को जब चाहे गवर्नमेंट इनसे ले सकती थी। ये एक्ट आया था 1894 में। देखिए ये तो बिरसा मुंडा का टाइम का है, 1894। इनको विकास करना था रेलवे का। देखिए परिवेश क्या है इनके बचपन का। इनको किसका विकास करना था? रेलवे का। रेलवे का विकास करने के लिए जमीन चाहिए, तो आप ले जा रहे हैं तो जमीन आपको मांगना पड़ेगा। अब ये दे नहीं रहे, आपने एक्ट ला दिया और इनके जमीन को हथियाया। कम पैसा दिया, पैसा नहीं भी दिया, कोड़े से मारा, पीटा, विस्थापन होना इनका शुरू हुआ। और किसी भी क्षेत्र से किसी का विस्थापन हो जाए, वहां से पुनर्वास हो जाए, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। आज जोशीमठ में यही समस्या आके खड़ा है, विस्थापन का समस्या। लोग बहुत समय से घर बनाकर जोशीमठ में रह रहे हैं, अब उनको घर छोड़ना पड़ रहा, कहीं और जाना पड़ रहा। यही समस्या आपके धनबाद में भी है, जो बीसीसीएल क्षेत्र है, भूधसान क्षेत्र, जहां पे जमीन धसती है, लोग डर से घर छोड़ते हैं। तो कभी भी किसी को घर छोड़ना पड़ेगा, है ना, जो लोग जानते होंगे इस चीज को, घर छोड़ना पड़ेगा। आपको उस मकान का आदी हो चुके हैं, आपके पास पैसे नहीं है और पुनर्वास के लिए पैसे न दिया जाए तो कैसा लगेगा? कहां जाओगे? फिर जाओगे कहीं, झोपड़ी बनाओगे, रहोगे, जीवन जियोगे। तो इनकी जीवन तो ऐसे ही खराब थी। और ये जो जमीन इनका जो होता था, खूटकट्टी जमीन था, बताया था ना, खूटकट्टी सामूहिक जमीन था। वो जमीन इनसे छीन ली गई थी। जमींदार जमीन के मालिक होते जा रहे थे। तो इन्होंने एक टर्म लाया था उस समय, एक टर्म काफी फेमस हुआ था, उसको बोलते हैं दिक्कू। क्या बोलते हैं? दिक्कू। दिक्कू मीन्स बाहरी लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, आउटसाइडर। जितना भी बड़े पोस्ट पे थे यही लोग थे। सारा काम इनको मिल रहा था। ये अमीर होते जा रहे थे और जनजातीय क्या हो रहे थे? सिमटते जा रहे थे। जो भी उद्योग लगा उस समय, जो भी इंडस्ट्री लगी, उसमें सबसे ज्यादा काम किसको मिला? दिक्कू लोग को। तो क्या होगा? माहौल में क्या आएगा? नफरत घुलेगा। तो दिक्कू के खिलाफ इनके मन में क्या आया? नफरत आते गया। जनजातीय लोग नफरत करने लगे। आज भी देखिए 1932 का जो खतिहान की बातें आती है, यही बोला जाता है कि कब्जा कौन कर रहा? बाहरी लोग नौकरी ले रहे। अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था, उसमें रिपोर्ट में दिखाया गया, जो लास्ट शिक्षक बहाली थी, उसमें रसायन शास्त्र में 1 या 2 टीचर सिर्फ झारखंड के हैं, बाकी सब बिहार और मध्य प्रदेश के। फिजिक्स डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट जो निकाला गया, बहुत कम लोग झारखंड के उस जॉब में लगे हैं, इसलिए विरोध हो रहा। 1985 का जो रेसिडेंशियल बनाया हुआ है, उसी का विरोध हो रहा है कि 1932 दे, कम से कम झारखंड के जो मूल निवासी है उनको नौकरी मिलेगी। और लगभग बहुत सारे स्टेट ने कुछ ऐसा प्रोसीजर लाया हुआ। ये अभी हो रहा, जब बिरसा मुंडा के समय भी यही चीज हो रहा था। अब बिरसा मुंडा के कान में सब चीज जा रही थी, इस माहौल में बड़ा हो रहे थे। तो बिरसा मुंडा ब्रिटिश से प्यार होगा या नफरत होगा? चलिए, दिक्कू से प्यार होगा या नफरत होगा? नफरत होगा। यानी शोषक प्रवृत्ति के लोगों से क्या करेंगे? ये नफरत करेंगे। एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया, इस माहौल ने हर चीज को बर्बाद किया। तो बिरसा मुंडा ने क्या किया? सब कुछ रेडी होने के बाद, पहले से उनको कुछ ताकतें मिल चुकी थी। जैसे इसको ताकत मिला था, पूरे क्लास को ठीक कर दिया, पूरे क्लास इसका भक्त हो गए, मैडम प्रणाम, मैडम प्रणाम, है ना। तो अब क्या हुआ? बिरसा मुंडा के पास लोग आने लगे, बैठने लगे, सभाएं होने लगे। और उससे पहले एक सरदारी आंदोलन चल ही रहा था, मुंडाओं का ही आंदोलन था ब्रिटिश के खिलाफ। तो सरदारी आंदोलन के लोग भी आकर किसके पास बैठने लगे? बिरसा को। और बिरसा को धीरे धीरे प्रमोट करते गए। बिरसा को आभास हुआ उसके अंदर कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं, भविष्यवक्ता के रूप में उसके पास कुछ है, जो भविष्य वो बताते हैं वो सही होता है, लोगों का इलाज करते हो ठीक हो जाता है। और उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। ये बोला कि मैं भगवान का भेजा हुआ पैगंबर हूं। जब ईश्वर धरती पे नहीं आते
तो किसी को भेजते तो पैगंबर कहलाते हैं, याद रखिएगा। ईश्वर द्वारा भेजा गया व्यक्ति पैगंबर होता है, और ईश्वर खुद आते हैं तो ईश्वर कहा जाता है। दो चीज है। इन्होंने खुद को पैगंबर बताया कि मैं पैगंबर हूं, मुझे ईश्वर ने भेजा है लोगों का कल्याण करने के लिए, इस लोक परलोक का कल्याण करने के लिए, जनजातियों का उद्धार करने के लिए। जनजातियों की भीड़ जुटती गई। अब बिरसा मुंडा का स्टार्ट होता है यहां से ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध। और मैंने क्या कहा था, इसे हम 2 चरण में बांट के पढ़ेंगे। कितने चरण में? 2 चरण। लेकिन बिरसा मुंडा ने क्या देखा उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके युद्ध पे आते हैं। बिरसा मुंडा का उद्देश्य क्या था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में कि बिरसा मुंडा, एक क्वेश्चन में बना देता हूं, उस पर फिर धीरे धीरे आपको खुलते जाएगा। बिरसा मुंडा के चरित्र का वर्णन करते हुए, उनके उद्देश्यों पे बात करते हुए, बिरसा मुंडा के उलगुलान के विषय में अपने शब्दों में लिखें और उसका परिणाम क्या हुआ। मतलब मैंने पूरा का पूरा चीज को जोड़ दिया। कहीं से कुछ काट दे, उद्देश्य लिख दीजिए, परिणाम लिख दीजिए, उसका उलगुलान लिख दीजिए। लिख सकते हैं ना? मैं पूरा दूंगा, 14, 15, 20 पेज का लगभग है, सब मिलेगा आपको, ठीक है? टोटल चीज मिलेंगे। अब देखिएगा उद्देश्य क्या था। एक उद्देश्य था आर्थिक, इकोनॉमिक। कैसा था? आर्थिक। एक उद्देश्य था इनका आर्थिक। दूसरा उद्देश्य था इनका राजनीतिक। कैसा था? पॉलिटिकल, राजनीतिक उद्देश्य, इसके लिए काम करना था। तीसरा उद्देश्य था इनका धार्मिक। पहले हम बात कर लेते हैं तीनों उद्देश्य के ऊपर। शुरुआत में हमने संक्षिप्त में इस पे देखा था। अब आर्थिक उद्देश्य क्या था? आर्थिक उद्देश्य में क्या चाहते थे, राजनीतिक में क्या चाहते थे? कोई थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकता है आर्थिक उद्देश्य में बिरसा मुंडा की क्या चाहत होगी? कृति थोड़ा बताइए। कैमरा कीजिए, ये नहीं बता रही है ये भी दिखाना होगा, घर में भेजना होगा फोटो निकाल करके, जो नहीं बता रहा। देखिएगा, सही है। आर्थिक में क्या था कि जमींदार, दीकू या रेलवे, इनके चलते इनका आर्थिक नुकसान हो रहा था। तो सबसे पहले इनको यहां से भगाओ, ये उद्देश्य था। क्योंकि आर्थिक रूप से जब तक नहीं उभरेंगे तब तक सक्षम नहीं होंगे जीवन जीने में। अब मूलभूत आवश्यकता जो आपके लाइफ की है, जो आपके अभी की है और पहले की, दोनों में अंतर है। अभी आपकी मूलभूत आवश्यकता क्या है? कोई बता सकता है? रोटी, भात, दाल, है ना? सिंपल सा बोले, रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल। नहीं, मोबाइल नहीं है, जी पाओगे? रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल। और कपड़ा भी कौन सा? मिंत्रा से, है ना? और कहां से? फ्लिपकार्ट से, मीशो से, अमेजोन से, कितने साइट से वहां से आप कपड़े मंगा रहे हैं। और कपड़े कैसे? जैसा मुंबई में किसी हीरोइन ने पहन लिया, है ना? वैसे चाहिए ना, या कुछ अलग चाहिए? नहीं, आलिया भट्ट ने जो लहंगा पहन के शादी किया वही लहंगा चाहिए, दूसरा लहंगा नहीं चलेगा। डिजाइनर लहंगा, एक मूवी में था बद्रीनाथ की दुल्हनिया, डिजाइनर लहंगे की बात की गई थी। वो लहंगा के लिए दिल्ली भाग जाती है। तो आज की जरूरतें ज्यादा, उस समय मात्र 3 जरूरत थी। क्या था? रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन अगर आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, मिलेगा तीनों। रेल बिछाने के नाम पे मकान छीन ले रहे, जमींदारी के नाम पे, शोषण के नाम पे एक रोटी छीन ले रहे। अब पैसा है नहीं तो कपड़ा आएगा नहीं, पत्ता पहन के घूमेंगे, जंगली ही बना के रखना है। सच्चाई है, आज भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे कपड़े की जगह लोग पत्तों का इस्तेमाल करते, कपड़े नहीं पहनते। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। चले जाइए सेंटिनल द्वीप पे, आइलैंड पे, कपड़े नहीं पहनते, मुख्य धारा से कटे हुए हैं, भारतीय संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। एक अमेरिकन खोजी पत्रकार को मारकर वहां पर रख दिया था। भारतीय संविधान ने भी मना किया कि वहां पे नहीं जाना किसी को, तो जाएंगे तो दिक्कत होगा ना। तो उस समय की जरूरत को यह था। एक था राजनीतिक। कोई बता सकता है राजनीतिक में क्या आ सकता है? बताइए, राजनीतिक में कोई? जैसे कोई
ऊंचा पद पे अगर कोई आदमी है तो उसका काम अंग्रेज करता है। नहीं, सुनिएगा, राजनीति मतलब पॉलिटिकल। आज राजनीति में देखा जाए तो शासन वर्ग में, शासन में दो है, एक सेंटर में, एक कहां पे, स्टेट में। सेंटर में मोदी जी और स्टेट में हमारा कौन है, जेएमएम की सरकार है। उस समय कौन था राजनीति में, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश राज को समाप्त करना है, किसको समाप्त करना है, ब्रिटिश राज को समाप्त कर और क्या कायम करना है, अबुआ राज। यही वर्ड की बात कर रहा हूं ना, अपना राज। ये उनका पॉलिटिकल सिस्टम को हटाइए और अपना। तो पॉलिटिकल सिस्टम को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ताकत बनाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। तो लोग जागरूक होंगे तभी तो काम होगा। तो उद्देश्य क्या होगा, धीरे धीरे ये उद्देश्य में जुड़ रहा। एक लास्ट कौन सा उद्देश्य है आपका, धार्मिक। तो धार्मिक उद्देश्य में क्या हो सकता है, प्राकृतिक को पूजते हैं तो उसके लिए पेड़ पौधा सबको बहुत जरूरी है। और रेलवे किसान पेड़ पौधे जंगल कट रहा था तो इसके आघात हो रहा था। सर किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए उसको अपने धर्म में जोड़ना पड़ेगा। तो जो ईसाई मिशनरी थे उसको वापस अपने धर्म में लाने के लिए कोशिश करें। ईसाई मिशनरी, इस वर्ड को पकड़िए। ईसाई मिशनरी इस धर्म को तोड़ रहे थे, तो ईसाई मिशनरी को क्या करना होगा, ऐसा भगाना होगा। तो भगाने के लिए क्या करना होगा, हमले करना होगा, मारना होगा, जलाना होगा, मर्डर करना होगा, हत्याएं करनी होगी। तो ये तीन चीज इनका उद्देश्य बना। और उद्देश्य के लिए इन्होंने क्या किया, लोगों की सभाएं बुलाई, इकट्ठा किया, कारवां बढ़ा, भीड़ बढ़ा और धीरे धीरे लोग जमा होते गए। तो जब इन्होंने शुरुआत किया इस चीज का, इनकी शुरुआत को हम क्या बोलते हैं, बिरसा का उलगुलान। क्या बोलते हैं, बिरसा का उलगुलान। तो अगला टॉपिक हमारा वही है, बिरसा मुंडा का क्या, उलगुलान। उलगुलान का मतलब क्या होता है, उलगुलान का मतलब होता है सिंपल सा, मतलब क्रांति होता है। इस उलगुलान को बात करेंगे। बिरसा का जो उलगुलान हुआ वो कितने चरण में हुआ, कोई बता सकता है, 2 चरण में। कितने चरण में, 2 चरण। एक पहला चरण और कौन सा चरण था, दूसरा चरण। देखिए इसलिए पहला हम बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं। जब बिरसा ने स्टार्ट किया तो बीच में जेल गए थे, तो बिरसा का स्टार्टिंग से लेकर बीच तक के पार्ट को पहला चरण बोलते हैं, और जेल से जब वापस आते हैं उसको क्या बोलते हैं, दूसरा चरण। तो बिरसा मुंडा का यहां से क्या हुआ, शुरुआत हुआ। तो हम पहले चरण पे आते हैं, पहले चरण पे बात करते हैं। तो पहला चरण जो था धार्मिक पंथ के रूप में था। किस रूप में था पहला चरण, धार्मिक पंथ के रूप में। पहले हम इसी पे बात करते हैं, रिलीजियस पंथ के रूप में था। बिरसा समझ चुके थे कि अगर ये लोगों को नहीं भगाया गया तो जो हमारे कंडीशन है और लो होते जाएंगे, हमारे कंडीशन और खराब होते जाएंगे। तो उन्होंने अपने समाज को इकट्ठा किया, और समाज तभी इकट्ठा होता है ज्यादा से ज्यादा जब धार्मिक रूप से उसको जोड़ा जाए। धार्मिक रूप से जुड़ने पे देखते हैं कैसे लोग जुड़ जाते हैं। अभी आप बोल दो कि मुझे सरस्वती पूजा करना है, हर मोहल्ले में एक सरस्वती पूजा हो रहा होगा, चंदा सबको वहां पे दिया होगा। या दुर्गा पूजा आता देखते हैं कैसे भीड़ हो जाता है, ईद आता तो कैसे लोग आपस में जुड़ जाते हैं। तो धार्मिक कनेक्शन जो होता है एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, सभी कनेक्शन पे वो हावी। ये समझ गए थे बात को, धार्मिक रूप से लोगों को जोड़ने की कोशिश करने लगे। सरदार लोग समझ चुके थे, सरदार लोग इसके साथ आ गए थे। अब ये क्या कर रहे थे, इन्होंने जब स्टार्टिंग किया तो इनके जो पूर्वज लोग हुआ करते थे, जैसे नागफेनी या और भी जो मुंडाओं के पूर्वज थे, उनके जो आदि स्थल थे, जो उनकी समाधियां थी, वहां दर्शन को जाते थे। इसलिए कि सारे मुंडाओं को लगेगा अच्छा हमारे पूर्वज थे, दर्शन जा रहे, भीड़ क्या होगी और बढ़ेगी। रांची में जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर का परिक्रमा किया इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले। वैष्णव धर्म को अपनाया था ना, जगन्नाथ मंदिर को परिक्रमा किया। हर वो जगह पे गए जहां पे इनके पूर्वज थे, और धीरे धीरे एक बहुत बड़ी भीड़ इनके साथ आ गई, आना ही था। अब देखिएगा
इसी समय इन्होंने क्या बोला था, 1895 में इन्होंने एक वर्ड बोला था। ये जो शुरुआत इनका हुआ है, ये शुरुआत हुआ इनका 1895 से शुरुआत हुआ है, हम बात कर रहे हैं। तो एक वर्ड बोला था कि मेरे अंदर, या मैं जो हूं पैगंबर हूं, ये वर्ड बोला। तो इन्होंने वर्ड बोला, तो इस वर्ड का सत्यापन के लिए कोई थ्योरी होगा कि इन्होंने वर्ड बोला? आपसे एग्जाम क्या मांगता है? किसी न किसी राइटर का बातें मांगता है, किसी अधिकारी की बात मांगता है कि अधिकारी ने इस बात का जिक्र किया हो, उन्होंने खुद को भगवान बोला। क्योंकि हम कहानी भी पढ़ रहे हैं, एक सिंपल गरीब घर का जनजातीय लड़का जिसका जन्म हुआ था, उसके भगवान बनने की कहानी पढ़ रहे हैं। तो जब वो भगवान खुद को बोला, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने, उस समय का कौन सा सरकारी अधिकारी है जिसने अपने रिपोर्ट में इसको लिखा है, दर्ज किया? तो एक अधिकारी थे जिसका नाम था WH गरिमले। देखिएगा, जब ये सब जाएगा चीजें आपके पास तो सब लिख लीजिएगा। WH क्या नाम था उनका? गरिमले। ये छोटा नागपुर के कमिश्नर थे, आयुक्त थे। इन्होंने जो रिपोर्ट भेजा था आगे, उस रिपोर्ट में लिख के भेजा था कि बिरसा ने दावा किया है कि वो भगवान का अवतार है और पैगंबर है। वो एक भविष्य वक्ता है जो भविष्य के बारे में बता सकता है, और वो बताता है कि आगे चल करके कई समस्याएं आएगी, हैजा फैलेगा और ये होगा, लोग मरेंगे। गरिमले ने सरकार को जो रिपोर्ट भेजी थी, इस रिपोर्ट में इसका जिक्र है। तो जब भी आप क्वेश्चन लिखने जाओ तो अपने बात को पुष्टि करने के लिए आप गरिमले के स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि सरकारी स्टेटमेंट में कहीं दर्ज है, दर्ज है, इसलिए हम उनको इस बात पे हम जिक्र करते हैं। नहीं तो कोई तो बाद में जोड़ देगा, उन्होंने भगवान बोला, कोई बोल देगा विष्णु भगवान बोला, कोई बोल देगा शंकर जी खुद को बोला। तो बोलने से नहीं होता, यहां पे रिपोर्ट चाहिए। तो रिपोर्ट किसने दिया है? WH गरिमले ने रिपोर्ट को दिया। काफी अच्छा था। अब यहां से वो लोगों से निवेदन करने लगे बिरसा। ये फर्स्ट फेज चल रहा, किस चीज का? उलगुलान का। निवेदन किया कि देखो, ये जो जंगल, जमीन, पहाड़ है, ये आपके हैं। कोई बाहरी दिक्कू, जमींदार या ब्रिटिश आपसे लगान मांगता है, टैक्स मांगता है, मत दो। यही तो शुरुआत है, मत दो। क्यों दोगे? ये खुटकुटी जमीन है, हमारे पूर्वजों ने इसे काट काट के बनाया है, और एक बाहरी व्यक्ति आकर आपसे वसूल लेगा पैसे। एक तो हमारे परिवार में शिक्षा नहीं है, जीने के लिए साधन नहीं है, तो क्या करना है? मत दो। दूसरा, जो भी यहां दिक्कू हैं या बिचौलिए हैं, उन्हें यहां से बाहर करो, बाहर का रास्ता दिखाओ। तीसरा, अब से मुंडा राज शुरू और विक्टोरिया राज समाप्त। विक्टोरिया समझ रहे हैं? उस समय महारानी कौन थी? विक्टोरिया। इन्होंने अबुआ राज का नींव रखा। तो पूछा, झारखंड में अबुआ राज का नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? बिरसा मुंडा। तो कब है? फर्स्ट उलगुलान में, फर्स्ट चरण में नींव तो रख दिया। अब यहां से लोग गोलबंद होना शुरू हो गए बिरसा के साथ। गोलबंद समझते हैं? जुटना। और जुटने के बाद यहां पे अब क्या हुआ? किसके खिलाफ गोलबंद हुए थे? थोड़ा बताइएगा। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। और किसके खिलाफ? और किसके खिलाफ? दिक्कू। चलिए, जमींदार। तो जमींदारों को डर लगेगा कि नहीं लगेगा? अब मान के सब इकट्ठा हो गए और उधर सागर सर को पीटना है, पूरा क्लास इधर इकट्ठा है, सागर सर को डर लगेगा? अच्छा, जन्मेश को डर लगेगा नहीं लगेगा? जन्मेश यहां बैठे, पूरा क्लास को धोना है जन्मेश को, तो जन्मेश को थोड़ा डर लगेगा। ठीक है, बंदूक लेके बैठे हैं, एक बंदूक छीना, बाकी खत्म, तो जन्मेश डरेंगे। वैसे जमींदार डर गए, और उस जमींदार के डरने के कारण एक जमींदार थे जिनका नाम था, ये थे बदगांव के जमींदार। देखिएगा, कहां के जमींदार थे? बदगांव के। बदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह। क्या नाम था? जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह ने क्या किया? इसकी रिपोर्ट प्रशासन को दी कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अब मारेंगे हम लोग को, भगाएंगे यहां से, तो जल्दी से एक्शन लीजिए, एक्शन प्लान कीजिए। एक्शन प्लान हुआ, और ब्रिटिश को अलग से भी इंफॉर्मेशन आ रही थी। क्या होता है, जासूस छोड़ के रखते हैं ना, तो कई रिपोर्ट ब्रिटिश के पास आ रही थी। तो ब्रिटिश शांत बैठेगी? कार्रवाई करेगी। तो एक जगह से, एक जगह है आपका तमाड़,
तमाड़ से कुछ पुलिस फोर्सेज आती है बिरसा को पकड़ने के लिए, लेकिन बिरसा के जो अनुयायी थे बड़ा अच्छा व्यवहार किया उनके साथ, अच्छा समझ रहे ना, उनको वापस जाना पड़ा। इतना प्यारा व्यवहार, सम्माननीय व्यवहार किया, अतिथि देवो भव, उसका उल्टा किया। ठीक है, वो अतिथि नहीं थे, वो गलत तिथि में थे, अतिथि नहीं थे। उनको वहां से क्या किया, भगा दिया। जब ये बात फैल गया कि उनको भगा दिया गया, तो ब्रिटिश समझ गए थे कि एक फिर से बड़ी क्रांति होने वाली है झारखंड में जनजातीय क्षेत्र में। और ये क्लियर था, जब तक जमीन का बात क्लियर नहीं होता, जब तक जमीन को क्लियर नहीं किया जाता, तब तक क्रांति होते ही रहती। सारे मामले जो क्रांति का है ज्यादातर किससे जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े हुए थे। अब यहां से क्या होता है कि बिरसा पे एक मामला दर्ज किया जाता है पुलिस के द्वारा। पुलिस उपाधीक्षक, जानते हैं पुलिस उपाधीक्षक किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, डीएसपी। उस समय के जो पुलिस उपाधीक्षक थे यानी डीएसपी पोस्ट पे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जी आर के मेमर्स। इन्होंने बिरसा मुंडा पे 2 धारा से केस किया, आईपीसी सेक्शन से केस होता है। आप कभी जेल जाओगे ना, भगवान करे ना जाए आप लोग, तो आप पे केस होगा तभी जेल जाओगे, उसमें कुछ आईपीसी सेक्शन लगता है। ठीक है, तो आईपीसी सेक्शन की 2 धारा इन पे लगी। एक धारा था कौन सा, 353 और एक था 505। कौन सा था, 505। 2 धाराओं पे केस चला। ये जो धारा होता है, ये होता है सरकारी काम में क्या करना, दखल देना। डुल्लू महतो जो जेल में है, सरकारी काम में दखल है ना। अभी कल ही उनको सरकारी काम में दखल से कल उनको जमानत मिला, हाईकोर्ट से मिला ना, तो यही धारा है वो। और ये जो दूसरी धारा थी, ये था सार्वजनिक अशांति फैलाने के लिए। अब पुलिस गई पकड़ने के लिए, अशांति फैल रहा, आप लोगों को इकट्ठा करके क्या बोल रहे हो, ब्रिटिश सरकार को भगा दो, दिकुओं को मार दो, रेल के लिए जमीन नहीं देंगे। आप क्या कर रहे हो, प्रशासन के नजर में अशांति फैला रहे हो। लेकिन आप अपने नजर में क्या हो, अपने हक की बात कर रहे हो। आपका हक किसी के नजर में क्या है, अशांति। तो 2 धाराओं से केस हुआ इन पे। अब केस हो गया तो क्या पुलिस छोड़ेगी, नहीं। पुलिस आई, ये सोए हुए थे। अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया 26 अगस्त, ये डेट याद रखिएगा, 26 अगस्त 1895 इनकी पहली गिरफ्तारी है। देखिएगा क्वेश्चन अगर आएगा, बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया, 26 अगस्त 1895। अब आपको मैं यहां पे एक होमवर्क दूंगा, वो बताऊंगा नहीं, आपको ढूंढना उस प्लेस को कि बिरसा मुंडा को पहली बार कहां से गिरफ्तार किया गया, उस जगह का नाम क्या था। याद होना चाहिए सारी चीजें, मैं बात करूंगा अगले क्लास में आपसे। ठीक है, तो कहां से उनको गिरफ्तार किया गया, पहली गिरफ्तारी कब हुई, 26 अगस्त 1895। 95 में ही उलगुलान शुरुआत हुआ और 95 में उनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो बिरसा मुंडा काफी फेमस हो गए थे। अब बिरसा मुंडा और डुल्लू महतो का तुलना मत कर दीजिएगा, मैंने सिर्फ आईपीसी सेक्शन की बात की है, दोनों का जीवन में बहुत अलग है, समझ रहे हैं। डुल्लू डुल्लू है, अब बिरसा भगवान है, दोनों में तुलना नहीं करना है, कभी मत कीजिएगा। हमने सिर्फ सेक्शन की तुलना की है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, बिरसा चले गए जेल। तो मान के चलिए आप लोग का यहां पे कौन था मेन, स्नेहा, पुलिस ले गया जेल, अब आप लोग बच गए, तो आप लोग क्या हो गए, दिशाहीन। आप लोग क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, पुलिस थाना घेर लीजिएगा, पुलिस गोली चला देगी, तोप चला देगी, जाइएगा नहीं। आप लोग वेट कीजिएगा अपने नेता का आने का, जेल से रिहा होके आने का। और उस जाने से पहले उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की थी, हैजा फैलेगा, बीमारियां फैलेगी, अकाल आएगा, लोग भूख से मरेंगे, ये सब बातें सच होगी। तो आपको और क्या लगेगा, भगवान, अब भगवान जल्दी से आ जाए। वो अंदर थे, लोग वेट कर रहे थे, जैसे लोग बाहुबली का वेट कर रहे थे आने का पार्ट 2 में, कि बाहुबली आएगा, निजात दिलाएगा, कटप्पा और जो भी था
सब मिलकर लड़ेंगे। तो वही हुआ, भगवान को क्या हुआ, अच्छे कर्मों की वजह से, अच्छा काम किया उन्होंने जेल में, अच्छा व्यवहार रखा, तो क्या होता है ना कि आज भी किसी बड़े, जैसे गांधी जयंती है तो कुछ कैदियों को छोड़ दिया जाता है अच्छे कर्मों के आधार पर। तो उस समय हीरक जयंती था विक्टोरिया का, हीरक डायमंड जुबली उनका उम्र का, उस आधार पे कुछ कैदियों को छोड़ा गया उनके जन्मदिन के विशेष आधार पे। उनमें से एक व्यक्ति कौन थे छूटने वाले, बिरसा मुंडा। जब ये छूटे वो डेट था 30 नवंबर 1897। कब छूटे, 30 नवंबर 1897। पकड़े कब गए थे, 26 अगस्त को। हालांकि इनको सजा 2 साल की ही हुई थी। कितने दिन पहले छोड़ा, ज्यादा तो नहीं छोड़ा, ज्यादा पहले छोड़ा। और 50 रुपया का जुर्माना भी लगा था, अर्थदंड। 50 रुपया बहुत था उस समय। कब की बातें कर रहे हैं, अरे 50 रुपया तो कुछ समय पहले बहुत होता था। और कब की बात कर रहे हैं, उस समय की। दादा भाई नौरोजी इंडिया की पूरा जो निकालते हैं कमाई तो देखिएगा ना क्या हाल है। और 50 रुपए अर्थदंड। अब इनको क्या हुआ, इतने तारीख को छोड़ दिया गया। अब छोड़ दिया गया अच्छे कर्मों की वजह से, और हिदायत दिया कि दोबारा इस काम में लगोगे तो फिर से जेल में डाल देंगे। वहां पे एक व्यक्ति है कुमार सुरेश, राइटर है, उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में, कुमार सुरेश ने काफी अच्छी बात लिखी है कि बिरसा को जब छोड़ा गया, जब जेल से बाहर आ रहे थे, एकदम शांत दिख रहे थे, लेकिन उनके अंदर का जो तूफान था वो ब्रिटिश को नहीं दिखा। चेहरा पूरा शांत, अंदर से तूफान भरा हुआ था, और ये तूफान बहुत जल्द ब्रिटिश के ऊपर बरसने वाला था। तो पहला चरण जो हमने देखा बिरसा का, वो लगभग क्या था आपका, किस प्रकार से उन्होंने लड़ा, अहिंसक तरीके से, धार्मिक तरीके से। अब जेल से आ गए, तो अब जेल से आने के बाद कौन सा चरण शुरू होगा, तो हम आएंगे अब किस चरण पे, हम आएंगे अब सेकेंड चरण पे। आते हैं सेकेंड चरण पे, बातें करते हैं बिरसा का। यह क्रांतिकारी चरण है, और इस चरण को हम बोलते हैं डोमारी पहाड़ी का चरण, या हम इसको यह भी बोल सकते हैं, एक वर्ड आता है डोमारी पहाड़ी के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा का आंदोलन। एक पहाड़ी का नाम मिलता है, कौन सा, डोमारी, इसको याद रखना है, डोमारी पहाड़ी, डोमारी पहाड़ी। अभी जेल में जब थे ना इतने लंबे टाइम तक, तो बैठ के कोई भी जेल में चिंतन जरूर करता है कि मैं यहां पे आया, क्यों आया, मेरे आने से क्या मेरा नुकसान है, लोगों क्या नुकसान है, मैं यहां पे आया तो कुछ सीखना बनता है। जेल में ही जो धार्मिक बिरसा थे वो बदलाव हो गया था स्वतंत्रता वाले बिरसा में। अब जो आंदोलन होगा, किसका आंदोलन होगा, स्वतंत्रता का आंदोलन होगा। पहले क्या था, पहले आंदोलन था धार्मिक, मिशनरी को मारो, मिशनरी को भगाओ, ये करो वो करो, दिकुओं को भगाओ, अंग्रेज को भगाने पे जोर नहीं था। अब चाहिए स्वतंत्रता। शुरुआत जब था बचपन में, ये ब्रिटिश के प्रति निष्ठावान थे, विक्टोरिया के प्रति निष्ठावान, मिशनरी जाने का मतलब ये ना निष्ठावान थे। बाद में इन्होंने अपने डायरेक्शन को चेंज किया। अब यहां पे जो डायरेक्शन चेंज होगा, ये काफी हैवी चेंज होगा। तो जो सेकेंड चरण होगा, कोई बता सकता है कि सेकेंड चरण में क्या होगा, कुछ आइडिया है, कोई बताइए। क्रांति होगा, कैसा क्रांति होगा, हिंसक रूप से। तो सबसे पहले कुछ ये चीजें सेट करेंगे, लोगों से बातें करेंगे, भीड़ को पुनः एकत्रित करेंगे। अब भीड़ तो वेट में थी ही, भीड़ आई, इकट्ठा हुई, इन्होंने 2-4 बातें बोली। जो हमारे अधिकार खो गए हैं उसको हासिल करना है, पहला एक नया चीज सेट हो रहा। पहले उद्देश्य सेट हुआ था, नया चीज सेटिंग हो रहा। इन्होंने फिर बोला दुश्मनों को मारकर क्या करना है, भगाना है। इनके दुश्मन कौन थे, अंग्रेज थे, और कोई नहीं था, ठीक है। आंदोलन की तैयारी करना है। और चौथा, आदर्श भूमि के लिए अबुआ राज को अपनाना है। भूमि अपनी होगी, अपना राज होगा, जैसे चाहेंगे वैसे कंट्रोल करेंगे। और अबुआ राज में जो बाधक तत्व हैं उसको भगाना है। तो अबुआ राज में बाधक एक ही था, अंग्रेज। दुश्मन तो थे मिशनरी, दुश्मन सब था। अबुआ राज में बाधक कौन था अपना राज कायम करने में, ब्रिटिश।
उसको क्या करना है, मारकर भगा देना है। तो यहां से ये चीजें शुरू हो गई। और जो मैंने डोम्बारी लिखा है बोर्ड पे, डोम्बारी को इन्होंने अपना केंद्रीय स्थल बनाया। मान के चलिए कहीं ऑफिस रखेंगे तब ना, यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस बनाया इन्होंने अपना। जो भी मीटिंग होती थी, लोग आते थे, बिरसा से मिलते थे, बातें होती थी, और भी प्लेसेस थी। इस दौरान इन्होंने टोटल 16 गुप्त बैठक की। कितनी बैठक की? गुप्त बैठकें की। क्योंकि प्लान पे काम करना है ना, ऐसे तो नहीं ना भगा देना किसी को। लेकिन अंदाजा नहीं था इनको कि ब्रिटिश पावर कितना बड़ा है, ब्रिटिश शक्ति कितनी बड़ी है। हम तो चुनिंदा फौज देख रहे हैं ना झारखंड में, बंगाल में फौज, बॉम्बे में फौज, मद्रास में फौज, पूरे भारत में फौजें थी। आपके पास तो एक वही है ना, जो जंगल में जितने लोग हैं, उनके लोग मरेंगे फिर वापस आएंगे, बंदूक लेके आएंगे, हथियार लेके आएंगे। आपके पास क्या है? आप युद्ध कैसे लड़ेंगे? तीर धनुष से। तो वही प्लानिंग कर रहे थे। तो तीर धनुष से युद्ध लड़ेंगे तो 16 गुप्त बैठक इसीलिए किया गया ना, कि कैसे हमें युद्ध लड़ना है, कैसे काम करना है। और 16 बैठकों में इन्होंने जो किया, अपना एक प्रतीक चिन्ह बनाया। एक झंडा रखा जो था कौन सा? सफेद। एक क्या था? लाल। 2 झंडे थे। कोई बता सकता है सफेद झंडा किस चीज का प्रतीक था? सफेद झंडा शांति का। भारतीय संविधान का बात कर रहे हैं? मैं मुंडा का बात कर रहा हूं। यह था मुंडा राज का प्रतीक, अबुआ राज का। किसका था? अबुआ राज, यानी मुंडा का जो राज बनेगा, ये उसका प्रतीक था सफेद झंडा। लाल झंडा किसका प्रतीक था? खतरनाक था, आक्रोश था। किसके प्रति आक्रोश था? यानी शोषक तत्वों के खिलाफ जो आक्रोश था, उसके लिए कौन सा झंडा था? लाल झंडा। याद रहेगा? छोटे छोटे पीटी के फैक्ट बनेंगे, और हर साल पूछ रहा है पीटी, इसलिए मैं पूरे डिटेल से पढ़ा रहा हूं। क्या हुआ? अच्छा, उनका पिक ले रहे थे क्या? चलिए, तो अब आगे क्या होगा? इन मीटिंग में क्या होगा? मीटिंग में क्या करेंगे? अपने संगठन को क्या करेंगे? अपने संगठन को मजबूत करेंगे। तो इन्होंने 2 प्रकार का संगठन बनाया था। अब देखिएगा, 2 प्रकार के संगठन। एक संगठन जो इनका था वो कैसा था? धार्मिक। एक कैसा था? राजनीतिक। समझिएगा, एक संगठन धार्मिक, जिसका काम था लोगों को धर्म के रूप से जोड़ना, प्राचीन जो उनके मूल्य थे आदिवासियों को, उसको क्या करना? इकट्ठा करना। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सोमा मुंडा। क्या नाम था? सोमा मुंडा को इसका प्रभार दे दिया गया। याद रखिएगा, ध्यान में एकदम। सोमा मुंडा को किसका प्रभार मिला था? धार्मिक का प्रभार सोमा मुंडा को मिला। और इसका काम क्या था? धर्म से लोगों को जोड़ना। जो लोग ईसाई में चले गए हैं उनको लाना, वापस लाना, और धर्म से इनको जोड़ना। ये प्रभार इनको दिया गया। दूसरे के प्रभारी जो थे उनका नाम था डोंका मुंडा। क्या नाम था? डोंका मुंडा। देखिएगा, इनका काम क्या हो सकता है बताइए कोई? राजनीति में क्या है? अबुआ राज, अपना राज। तो अबुआ राज कायम करने के लिए मिलिट्री वगैरह तैयार करेंगे। तो इनका काम था अबुआ राज कायम करना। इन्होंने 2 प्रकार का संगठन बनाया। गुप्त बैठक ऐसी नहीं हो रही थी, बैठक करके अपना सेना तैयार किया जा रहा था। हंसिए मत, पढ़ा रहे हैं, याद कर करके पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब होता है। बैठक जो था, गुप्त बैठकें इसलिए की गई ताकि अब संगठन को तैयार किया जा सके। क्या बिना संगठन की लड़ाई लड़ी जा सकती है? चंद्रशेखर आजाद ने लड़ाई लड़ी, उनका क्या था? एक संगठन था। भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, एक संगठन था। गांधी ने लड़ाई लड़ी कांग्रेस के संगठन के नीचे। बिना संगठन का कोई लड़ नहीं सकता। आज क्या है? 1932 के खतियान के लिए लोग लड़ रहे हैं, एक संगठन बनाया हुआ है, आदिवासी संगठन, लड़ रहे हैं ना। तो बिना संगठन का क्या झगड़ा हो सकता है? लड़ाई हो सकता है? नहीं। क्या अपने आप आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। तो काफी समस्याएं होती है, नहीं बढ़ सकते। इन्होंने संगठन बनाया। संगठन 2 प्रकार का था, धार्मिक, राजनीतिक। सोमा मुंडा और किसको दिया गया? डोंका मुंडा को। ये विश्वासी पात्र थे इनके। आप देखिएगा, हमारा जो कैबिनेट है, कैबिनेट में मोदी जी के साथ कौन है जो उनका विश्वासी पात्र है? 4-5 लोग बैठते हैं मीटिंग में। रक्षा मंत्री बैठते हैं, आपका फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, सारे डिसीजन मिलकर लेते हैं। क्यों? विश्वासी लोग थे ये।
यहाँ विश्वासी लोगों को ये सारे दिए गए काम। अब क्या हुआ आगे, जो आंदोलनकारी इनके साथ जुड़े उनके लिए कुछ श्रेणियां बनानी थी। जो मूवमेंट में जो लोग जुड़ रहे थे उनके लिए इन्होंने श्रेणी बनाया। कितने प्रकार की श्रेणी बनी देखिएगा, कितने प्रकार की श्रेणी बनी। ये जो श्रेणी बनी कोई बता सकता है कितने प्रकार की श्रेणी बनी होगी? आप बोलिएगा 3 प्रकार का, 3 लाइन खींचा हुआ है ना। 3 प्रकार की श्रेणी थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसको क्या बोला गया? इसको क्या बोला गया? प्रथम। इसको क्या बोला गया? द्वितीय। इसको क्या बोला गया? तृतीय। 3 श्रेणी बनी, सबका काम अलग अलग दिया गया। तो प्रथम श्रेणी में जो थे प्रचारक थे, जो आंदोलन का क्या करेंगे? प्रचारक करेंगे। ये गुरु लोग थे, आंदोलन को सब जगह फैलाएंगे ये लोग। देखिए ऐसे नहीं आंदोलन होता है। बड़ा आंदोलन को याद क्यों रखा जाता है? उसके पीछे वर्क होता है। आपका जॉब निकालने के पीछे आपका वर्क होगा तो आपको लोग याद रखेंगे, नहीं तो फिर क्या याद रखेंगे? पढ़ने गया था, कुछ नहीं हुआ, बैठ गया पान गुमटी खोल के। तो आपका वर्क होगा उसके पीछे। हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है घर में मेहनत करना। लड़कियों को तो शादी हो जाएगा, समस्या तो आपके साथ है, कोई लड़की भी नहीं देगा घर वाला, बहुत दिक्कत है। अब लड़की भगा के शादी करोगे लास्ट में, यही होगा ना, बहुत समस्या है। दूसरे जो थे उसे बोला गया पुराणक, ये नाम है, क्या बोला गया? और तीसरे को क्या बोला गया? ननक। ये 3 श्रेणियां बनी, प्रचारक, पुराणक और ननक। हिंदी इंग्लिश में सब सेम है, इस श्रेणियों को इंग्लिश नहीं करना, ठीक है। क्या नाम था? प्रचारक, पुराणक और ननक। पर ये क्या थे? गुरु। पुराणक क्या थे, कोई बता सकता है? कहां जैन धर्म में जा रहे हैं आप? हम कहां पढ़ रहे हैं, जैन धर्म में जा रहे हैं? ये पुराणक का मतलब है विद्रोही गतिविधि का संचालन करने वाला। जो विद्रोही गतिविधि था इनका सरकार के खिलाफ, उस गतिविधि का संचालन कौन करेगा? गतिविधि का ये संचालन करेंगे। क्या करेंगे? संचालन करेंगे। अभी आपने बोला था तीसरा ननक खुद से, तो ननक बता दीजिए, ननक क्या है? इनका भी काम है जन जन तक आंदोलन पहुंचाकर लोगों को क्या करना है? जोड़ना है। और इसका एक खास काम था प्रचारक का, ये थिंक टैंक थे। क्या थे? थिंक टैंक, सोचने वाले कि कैसे काम किया जाए। गवर्नमेंट का थिंक टैंक है अभी नीति आयोग, उसी प्रकार ये थिंक टैंक था। किसका? ये थिंक टैंक था आंदोलन का, बिरसा आंदोलन। तो क्या आंदोलन, आप समझ में आ रहे आंदोलन कितना व्यापक होगा, कितना वर्क किया गया इसके पीछे। सेकेंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में तो चल रहा था, सेकेंड टाइम में इसके पीछे काफी वर्क किया गया, लोग शामिल हुए, मेहनत किए, आगे चलते गए। अब यहां से क्या होता है, पूर्वजों को फिर से घूमना फिरना, पूर्वजों की आशीर्वाद लेना आंदोलन शुरू करने से पहले। अब देखिएगा गुप्त बैठकें हो रही थी, सैनिक तैयार हो रहे थे, तो सैनिक प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? क्या चलाना है इनको? तीर धनुष। तीर चलाना है धनुष से, धनुष नहीं चलाना है, ये धनुष फेंक के मारना है, तीर चलाना है। तो टारगेट साधेंगे। मान लीजिए आपका दुश्मन जन्मेश से सपोर्टेड, यहां बैठे हुए दुश्मन है, और सबके हाथ में एक तीर दे दिया गया। तो जन्मेश सामने रहेगा तो तीर मार ही दीजिएगा, अभी तो सामने नहीं है, तो जन्मेश का पुतला रहेगा ना। तो पुतला क्या था उस समय? केला का पेड़ जो रहता था ना, उसको लाते थे, उसी पे टारगेट लगाते थे, तीर केला के पेड़ में, वो आदमी समझ के उसको मारते थे, निशाना लगा रहे थे, वहां पे चूके ना निशाना, कि उधर से बंदूक गोली आएगा ना, चूक गया तो कभी तीर मिले तो चला के देखिएगा टारगेट आपका कैसा है। यहां पे है, किसी को चलाना है, मौका दिया जाएगा, किसको चलाना है? अच्छा, तो तीरंदाजी कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, और साथ में गीत गाते थे। इनका गीत बड़ा खतरनाक था, सुनिएगा। काटोंग बाबा काटोंग, क्या था? काटोंग बाबा काटोंग, साहेब काटोंग काटोंग, रारी काटोंग काटोंग, ये गीत था।
काटोंग का मतलब होता है काटना। यूरोपियों को काटो, इनको मारकर भगाओ। कितना खतरनाक गीत था। केला के पेड़ में तीर मार रहे हो, गीत गा रहे हैं काटेंगे काटेंगे। सोचिए, तो ये खबरें ब्रिटिश तक तो जाएगी ना, समस्याएं होगी। ये शुरू हुआ। अब एक डेट आता है बिरसा मुंडा का उलगुलान का डेट। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्वेश्चन बनता है पीटी में कि बिरसा मुंडा का उलगुलान का शुरुआत या डेट जो है, फर्स्ट चरण तो हमने हटा दिया, जो मेन चरण मारपीट का है वो कब हुआ। तो मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं। एक डेट था आपका 24 दिसंबर। इस डेट में कुछ खास है? कोई बताए, कोई बताइए, इस डेट में कुछ खास है? 1899 ईसाई मिशनरियों से जुड़ा वो कुछ खास है इसमें? 25 दिसंबर को क्या होता है? क्या होता है 25 दिसंबर को? क्या होता है? क्रिसमस। समझिएगा यही डेट क्यों चुना गया। ईसाई मिशनरियां रेडी थे फेस्टिवल मनाने के लिए, लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। ये भी रेडी थे, तैयार हो चुका था टीम आक्रमण के लिए। तो बिरसा मुंडा ने धनुष उठाया, तीर लगाया और आग बांध करके जला दिया। क्या शुरुआत हो गया? बिरसा उलगुलान, बिरसा क्रांति। बिरसा क्रांति का डेट क्या है आपको पढ़ना? 24 दिसंबर। यही याद रखिएगा डेट। कई जगह और भी डेट हैं, जैसे एक व्यक्ति है, इतिहासकार है वीर वीरोत्तम, नाम सुने? कई जगह नाम मिलेगा इनका, वीर वीरोत्तम का जो जानकारी मिलता है हमें, इन्होंने बोला कि असली डेट 25 दिसंबर था। इन्होंने किस डेट को चुना है? जिस दिन मिशनरियों पे ये अटैक किए, जिस दिन मिशनरियों को मारने लगे, जमींदारों को मारना शुरू किया, दिकुओं पे कहर बरपाया, ये उस दिन का डेट बताते हैं। लेकिन बिरसा मुंडा ने उलगुलान की शुरुआत कब की थी? जैसे आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का डेट देखिएगा, जिस दिन आह्वान किया गया और जिस दिन शुरुआत किया, दोनों में अंतर है। तो हम लोग पहले का डेट लेके चलते हैं। उसी प्रकार से ये जो मिशनरियां थी यहाँ पे, वीर वीरोत्तम ने बताया 25 दिसंबर को, इनका काम शुरू हो गया 24 दिसंबर से। तो उलगुलान का डेट कितना है? 24 दिसंबर। मिशनरियों को मारा, जलाया, लोगों की हत्याएं करना शुरू किया, हड़कंप मचा दिया इन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में। इसमें 8 लोग मारे गए, 89 घर जले, रिपोर्ट कहती है सरकारी रिपोर्ट। और यहां पे क्या है, सरवादा, बुरजू, मुरहू मिशन आदि पे क्या हुआ? हमले किए गए। ये हमले चक्रधरपुर, ये हमला आपका खूंटी, तोरपा, सब जगह हुआ। लेकिन मेन केंद्र कहां रहा हमले का? सबसे मेन केंद्र कहां रहा? खूंटी। इसका मेन केंद्र कहां था? खूंटी, क्योंकि सारा काम तो खूंटी से ही संचालित हो रहा था। आज खूंटी देखते हैं, पहले कहां था समझिए? पहले रांची था, आज हम खूंटी की बात करते हैं। तो खूंटी से सब चीज संचालित हुआ। अब यहां पे क्या हुआ कि क्या इस हमले के बाद ब्रिटिश बैठेंगे शान से? ब्रिटिश क्या करेंगे? ब्रिटिश अब क्या भेजेंगे? सेना। तो सेना में किसको भेजेंगे? बड़े अधिकारियों को भेजेंगे। बड़े अधिकारी में कुछ लोग आते हैं, जैसे उस समय का उपायुक्त जो डीसी था, वो सेना का नायक, ये सब आते हैं। और आते हैं, आकर के इसको दबाने की कोशिश करते हैं। उपायुक्त का नाम था एचसी। क्या नाम था? एचसी स्ट्रीटफील्ड। क्या नाम था? एचसी स्ट्रीटफील्ड। और सेना का अधिकारी कैप्टन सेसे आते हैं। और क्या करेंगे? जंगलों में छापेमारी करेंगे। ये लोग कहां रहते थे? पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों किनारे छापामारी करेंगे। आपने मूवी देखा है एक RRR? देखा कैसे जंगलों में खोजते हैं, जंगलों में छापामारी करते हैं? समझिए कुछ वैसा ही परिदृश्य था। जंगलों में ढूंढेंगे, जंगलों में मारेंगे। थक गए क्या आप लोग? बोलेगे तो ब्रेक दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो जंगलों में क्या हुआ, इनको ढूंढना शुरू किया, जो जहां मिला उसकी हत्याएं करते गए। लेकिन इनकी मंजिल क्या थी? किसको खोज रहे थे ये? बिरसा मुंडा को। मिले बिरसा मुंडा? नहीं, बिरसा मुंडा फरार। और इनका जहां जहां सेंटर था वहां वहां इनको किया गया। कुछ मुंडाओं ने कई सिपाहियों की हत्या कर दी। सीधी लड़ाई किससे हो गई? ब्रिटिश हुकूमत से। सीधी लड़ाई,
मिशनरी छोड़ो, डायरेक्ट किसको मारो? सैनिकों को मारो। सैनिकों को मारते गए, लड़ाई शुरू हो गई। एक पहाड़ी है यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, जिसका हम बात करेंगे। यहाँ पे एक पहाड़ी है, दिख रहा है आपको? रकबा। क्या नाम है इसका? रकबा पहाड़ी। रकबा पहाड़ी पे बिरसा के लोग जुटे हुए थे। क्या किए थे? जुटे हुए थे और आगे का प्लानिंग कर रहे थे। बिरसा थे या नहीं थे मैं नहीं बता पाऊंगा, वहां का वो क्लियर नहीं है। होंगे भी तो भाग गए होंगे, पकड़े नहीं गए थे। ये जो प्लानिंग हो रहा था, महिलाएं थे, बच्चे थे, लोग थे और कुछ मुंडाओं में ही कुछ लोग थे। होता है ना हर जगह विभीषण। विभीषण समझते हैं? कोई अगर आपके खिलाफ चला गया, परिवार के खिलाफ, तो उसको क्या बोलते हैं? विभीषण। विभीषण कहां पे थे? रामायण में। किसके भाई थे? बेचारा का नाम ही बदनाम हो गया। कुछ बोलना तो विभीषण बोल दो। अब विभीषण एक बड़ा गलत प्रहार होता है किसी के जीवन पे बोलकर। मतलब विभीषण का मतलब सीधा है कि आप अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्त के साथ आप दगा किए। तो मुंडाओं में कुछ लोग थे जो पुरस्कार के लालच में, पैसे की लालच में ये खबर दे दिया कि यहां पे रकबा पहाड़ी पे कुछ लोग क्या है? जुटे हुए। और जब ये जुटे हुए हैं तो क्या करना है? ब्रिटिश ने इसको घेर लिया और जाते के साथ गोलियां चलाना शुरू। तो एक घटना था इंडिया में, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग था। यहां पे क्या हुआ था? बूढ़े बच्चे सबको गोली मार दिया गया। तो जलियांवाला बाग से पूर्ववर्ती जलियांवाला बाग हम इसको बोल सकते हैं, रकबा पहाड़ी को बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? यहां भी सेम वही कंडीशन हुआ। गए, गोली चलना शुरू, लोगों को मारना शुरू, काफी लोग मारे गए। कहा जाता है, कई इतिहासकारों ने कहा है, बिरसा की रीढ़ की हड्डी टूट गई। हड्डी नहीं टूट गया, उनका स्ट्रक्चर जो था, पूरा संगठन टूट गया, जो हत्याएं हुई। इसके बाद बहुत सारे लोग डरेंगे भी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना भीषण हत्याकांड, 1919 1919 था ना उस दिन। और एक ये रकबा पहाड़ी, मतलब ये प्रैक्टिस चल रहा था। बाद में जलियांवाला बाग तो उसका प्रैक्टिस है। हाँ, वहां ज्यादा लोग मरे। तो इन्होंने बर्बरता करना छोड़ा नहीं। और ये रकबा पहाड़ी डोमारी पहाड़ी से थोड़ी ही दूर पे थी। और डोमारी पहाड़ी क्या थी? मेन सेंटर, मेन जगह। और मेन जगह पे हमलाएं होते रही। अब यहां पे क्या होता है, कई लोग मारे गए, लेकिन बिरसा शांत नहीं बैठे। आपसे पूछा जाएगा बिरसा की जो युद्ध नीति थी वो कैसी थी, तो बता सकता है? बिरसा की युद्ध नीति कैसी थी? गोरीला युद्ध। शिवाजी की कैसी थी? गोरीला। महाराणा प्रताप की कैसी थी? गोरीला। गोरीला का मतलब ये नहीं होता कि गोरीला आएंगे और हमला करके जाएंगे। गोरीला का मतलब है अभी जन्मेश को मारेंगे, जंगल में छिप जाएंगे, फिर जन्मेश को मारेंगे, जंगल में छिप जाएंगे, पहाड़ में छिप जाएंगे, पुलिस आएगा छुप जाएंगे, अकेले घूमेगा पीटकर भाग जाएंगे। समझ रहे बात को? तो कम होते थे तो मार के भागते थे। तो यही पॉलिसी थी उनकी, गोरीला युद्ध। याद रहेगा ना? मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन छूटना चाहिए। तो गोरीला युद्ध लड़ते थे। बिरसा पकड़ में नहीं आए, बहुत सारे लोग पकड़ गए। इनका जो दो सहायक लोग थे काफी। और हाँ, इन्होंने क्या किया, मैंने बोला ना कि कुछ लोगों ने पुरस्कार के लालच में खुफिया जानकारी दी। तो खूंटी में 33 लोगों को ब्रिटिश ने पुरस्कार से सम्मानित किया, मुंडाओं को। और तमाड़ में 17 लोगों को सम्मानित किया। तो कितने विभीषण निकल रहे हैं। इन विभीषणों ने ही लोगों को पकड़वाया, इन विभीषणों ने ही कमर को तोड़ा। मानते हैं ब्रिटिश के पास बहुत शक्ति थी, असला बारूद गोला बहुत था, लेकिन गोरिल्ला युद्ध किसी को परेशान कर देती है। वियतनाम एक ऐसा कंट्री है ना जिसने गोरिल्ला युद्ध के बल पे अपने देश से अमेरिका को भगा दिया, सुपर पावर कंट्री को। सोच सकते हैं? तो गोरिल्ला युद्ध में ताकत होता है। आज अफगानिस्तान में क्यों परेशानियां हैं? पहाड़ियां हैं, मार होता है, मतलब क्या करोगे? ज्योग्राफिकल कंडीशन युद्ध में बहुत मैटर करता है। और ज्योग्राफिकल कंडीशन जिसको समझ में आ गया, ज्योग्राफी उसका, वो युद्ध जीत, कम सेना के साथ भी युद्ध जीत सकता है। यहां पे सेनाएं काफी अच्छा काम कर रही थी। अब कुछ मुंडाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। समझ में आ रहा? टूटने लगा कारवां। पहले कारवां क्या हो रहा था? बन रहा था। अब कारवां क्या है? टूट रहा है। अब बिरसा मुंडा का कुछ पता नहीं, बिरसा मुंडा फरार है।
अब बिरसा मुंडा फरार थे तो अंग्रेजों ने सोचा कि उसको पकड़ना जरूरी है ना, फिर संगठन खड़ा कर देगा, फिर आ जाएगा। लोग भगवान मान चुके हैं उसको, उसने खुद को पैगंबर घोषित किया ही था। तब उन्होंने क्या किया, बिरसा मुंडा के नाम पे 500 रुपए का इनाम रखा। आप सोचिए, बहुत बड़ी रकम थी उस समय। आज भी 500 रुपया बहुत बड़ा भाई, 5 लीटर पेट्रोल मिलता है। अगर हीरो की गाड़ी है तो 300 किलोमीटर जा सकते हैं ना। तो 500 रुपया बहुत बड़ी रकम थी। इस रकम से कोई भी बेईमानी कर सकता था बिरसा से। इस रकम के लालच में बिरसा का पता चल गया और बिरसा सोए हुए थे। तो बिरसा सोए हुए थे, बिरसा को पकड़ा कहां गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोरहट। पोरहट पहाड़ी, कहां पे थे बिरसा? पोरहट पहाड़ी। आपको देखिए एक रकबा पहाड़ी मिला, एक पहाड़ी क्या मिला था? सेंटर डोमारी। और एक और पहाड़ी कौन सा मिल रहा? पोरहट। यहां पे बिरसा को सोए हुए पकड़ लिया गया। अब बिरसा को जब यहां से पकड़ा गया, बिरसा सोए हुए थे, ये डेट था 3 फरवरी 1900, ठीक है, 3 फरवरी 1900। 3 फरवरी आने वाला है ना, 123 साल हो जाएगा 3 फरवरी को। बिरसा को सोते हुए पकड़ लिया गया। खबर देने वाले 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम था जगमोहन सिंह, एक का नाम था वीर सिंह महली। क्या नाम था? जगमोहन। एक क्या नाम था? वीर सिंह महली। ये जमींदार वर्ग थे। इन्होंने किसी के थ्रू खबर निकाला, ब्रिटिश के पास पहुंचाया, और इनको क्या किया गया? दोनों को पकड़ लिया गया। जो भी लोग थे सबको पकड़ लिया गया और इनको जेल ले गए। और जेल कहां ले गए? रांची के जेल में इनको बंद कर दिया गया। अब बताइए, क्या इनके साथ अच्छा व्यवहार होगा? और अचानक ये कहा जाता है, हाँ, बिरसा ने उस समय बोला, मैं पकड़ा गया हूं, आप घबराइए मत, आपको जो सीखना था, आपको जो देना था, मैंने आपको वो सब कुछ दे दिया। मतलब कैसे काम करना है, कैसे ब्रिटिश से चीजें को छीननी है, आपको मैं सब कुछ सिखा चुका हूं। मेरा जन्म इसके लिए हुआ था, अब आगे आप इसको टेक ओवर करें और चले। बिरसा ने एक संदेश छोड़ा और लोग संदेश के साथ आगे बढ़े। बिरसा के बाद उड़ान रुका नहीं है, होते रहा है, ठीक है। अब बिरसा को क्या किया गया? पकड़ा गया 3 फरवरी को। 9 जून 1900, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिरसा का इसी दिन देहांत हुआ। ये कहा गया कि बिरसा ने खून की उल्टियां की और हैजा के कारण बिरसा की मृत्यु हो गई। क्या सरकारी रिपोर्ट क्या बोलती है? हैजा। लेकिन कई रिपोर्ट हैं, कई इतिहासकार हैं, उन्होंने अलग अलग बातें लिखी है। ये कहा जाता है कि बिरसा को जहर दिया गया था जेल में। यदि बिरसा छूट गए तो फिर से वो शुरुआत कर देंगे, और उनको जहर देकर मार दिया गया। तो उसमें एक पुस्तक है यहाँ पे, झारखंड के शहीद, पुस्तक का नाम देख लीजिएगा। क्या नाम है पुस्तक का? झारखंड के शहीद, इतना लिख रहा हूं। ये पुस्तक के राइटर है एक व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर दिवाकर मिंज। क्या नाम है इनका? दिवाकर मिंज। इन्होंने साफ लिखा है कि बिरसा को क्या देके मारा गया? जहर। इन्होंने अपने रिपोर्ट को कहीं से लिया है। उस समय गोस्नर चर्च है, आज भी है गोस्नर। गोस्नर चर्च की एक पत्रिका आती थी, उस पत्रिका का नाम था घर बंधु। क्या नाम था? घर बंधु। घर बंधु में छपा था कि जहर देकर मारा गया। अब बताइए, ये पत्रिका है किसकी? मिशनरीज की है। मिशनरीज की पत्रिका ने छापा कि इनको जहर देकर मारा गया, और उसी के आधार पे जब ये पुस्तक लिख रहे थे दिवाकर मिंज, उन्होंने लिखा झारखंड के शहीद, जो पुस्तक का नाम है ये, इसमें इसका खुलासा किया। एक और महिला है जिनकी पुस्तक है बिरसा मुंडा, किताब का नाम है महाश्वेता देवी। बहुत फेमस राइटर है ये झारखंड का। क्या है? महाश्वेता देवी। ये सब आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। महाश्वेता देवी ने लिखा, इनको जहर दिया गया, लेकिन कौन सा जहर दिया गया? आर्सेनिक जहर दिया गया। इनका आंत में खून के धब्बे मिले, शरीर नीला हो गया था। अब बताइए, सांप काटने से क्या होता? ये समस्या आती है ना, ब्लड फट जाता है। तो जब ब्लड ही खराब हो जाएगा तो इंसान की क्या होती है? मौत हो जाती है। तो बिरसा मुंडा को ऐसे करके मारा गया।
ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, इसके बाद और बातें आगे करेंगे। ठीक है।